हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियो में अपने मैथ्यू आर्नोल्ड की बायोग्राफी और उनके वर्क कवर किए हैं। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उनके कुछ और अधिक वर्क, महत्वपूर्ण वर्क जो पोएम है, सोनेट है, एलेजी हैं, जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने लिखे हैं और जो हमारे एग्जाम में आते हैं। उनमें से जिस तरह के क्वेश्चन आके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने अपनी वीडियो में केवल उसी टाइप से उन्हें कवर किया है मैथ्यू आर्नोल्ड के वर्क को। तो हम लास्ट वीडियो में उनके रग्बी चैपल स्कॉलर जिप्सी वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए उनके कुछ आगे के वर्क देखते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड हमारे पीजीटी और एंटी ग्रेड के सिलेबस में है, जो है ये पीजीटी के सिलेबस में नहीं है। तो पीजीटी के पर्पज से हम मैथ्यू आर्नोल्ड को कवर करेंगे, उनके वर्क को। बायोग्राफी हमने लास्ट वीडियो में जो इससे पहले वीडियो पढ़ी है, पार्ट 1 करके डाली है, उसमें कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देखें, फिर इसे देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मैथ्यू आर्नोल्ड का अगला वर्क आता है डोवर बीच। डोवर बीच एक एलेजी है मैथ्यू आर्नोल्ड द्वारा लिखी हुई और ये लिखी गई थी 1867 यानी 1867 में। ये एलेजी है क्योंकि एलेजी जो हमारा होता है ये शोक गीत होता है। शोक गीत लिखे जाते हैं किसी की मृत्यु पर या किसी की हानि होने पर। तो ये जो एलेजी है डोवर बीच, ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी थी लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, यानी धर्म में जो विश्वास की कमी हो रही थी उसके ऊपर मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये पोएम लिखी थी, एलेजी लिखी थी। उनका अगला वर्क आता है द फोर्सेट मरमेंट। द फोर्सेट मरमेंट 1849 में पब्लिश हुई थी। ये एक पोएम है और ये आधारित है बेस्ड ऑन डेनिस फोकटेल। डेनिस के लोक कहानी के आधार पर ये डेनिस के लोक कहानियों में से ये ली गई है। उन्होंने उनके आधार पर इसे लिखा है पोएम के रूप में फोर्सेट मरमेंट को। मरमेंट जो होता है ये लेडी मार्गरेट से प्रेम करता है, उससे शादी भी वो कर लेता है, बहुत अच्छे से ये लोग रह रहे होते हैं। लेकिन वो अचानक से चर्च की बैल सुनती है, घंटी सुनती है और उसकी तरफ को चली जाती है और वापस नहीं आती उसके पास, इसलिए ये बहुत दुखी होता है। तो ये थोड़ी सी स्टोरी टाइप से पोएम है जो उन्होंने डेनिस के फोकटेल से ली है। फिर इनका अगला वर्क आता है शेक्सपियर। शेक्सपियर सोनेट है जो मैथ्यू आर्नोल्ड ने 1844 में लिखी थी। शेक्सपियर जो हमारे पीजीटी के सिलेबस में है, विलियम शेक्सपियर, उनके नाम को भी लेकर उन्हीं के ऊपर उनके वर्कों के आधार पर जिसे इस पोएम को सोनेट के रूप में लिखा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। सोनेट आप जानते हैं 40 लाइन्स पोएम होती है और अलग अलग टाइप की पोएम होती है और सोनेट की जो राइट स्कीम होती है वो हर पोएट ने अपने हिसाब से ली है। जैसे शेक्सपियरियन सोनेट है, पेट्रार्कल सोनेट है, तो स्पेंसरियन स्टेंजा है उसमें। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने शेक्सपियर सोनेट लिखी है 1844 में। फिर इनका अगला वर्क आता है ए समर नाइट। ए समर नाइट हुई थी, पब्लिश हुई थी 1853 में। पब्लिश हुई थी 1853 में और ये एक फिलोसॉफिकल पोएम है। इसके बारे में हम इनका कुछ वर्क देखते हैं। ये मूड को, चंद्रमा को के आधार पर इसको कुछ वर्क लिखा था उन्होंने, चंद्रमा के आधार पर। तो इसके हम कुछ अगले वर्क देखते हैं। मेमोरियल वर्सेस। मैथ्यू आर्नोल्ड का अगला वर्क है मेमोरियल वर्सेस। ये एलेजी है और ये लिखी गई थी एलेजी डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ पर ये एलेजी मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी थी। ये लिखी थी 1850 में और इसमें 74 लाइन्स है। तो ये जो वर्क है मेमोरियल वर्सेस, ये आपके पीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ऑलरेडी पीजीटी के सिलेबस में भी है। तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि मेमोरियल वर्सेस वर्ड्सवर्थ के लिए एलेजी किसने लिखी? तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी थी। मैथ्यू आर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ के लिए क्या एलेजी लिखी थी? मेमोरियल वर्सेस लिखी थी। फिर इनका अगला वर्क आता है सोहराब एंड रुस्तम। सोहराब एंड रुस्तम एक नरेटिव पोएम है, वर्णनात्मक कहानी है, पोएम है। इन्होंने ये पोएम के रूप में लिखी है और ये जो सोहराब एंड रुस्तम है ये एक ब्लैंक वर्स में लिखी है उन्होंने। ब्लैंक वर्स में विलियम शेक्सपियर के मोस्टली जो वर्क हैं वो भी ब्लैंक वर्स में ही लिखे हैं। जब इन्होंने शेक्सपियर लिखी है, सोनेट लिखी
लिखी है विलियम शेक्सपियर को लेकर। तो इन्होंने जो नरेटिव पोएम लिखी है ये सोहराब एंड रुस्तम, ये भी ब्लैंक वर्ड्स में लिखी है। और ये जो पोएम है इनकी, ये एक अरबी यानी उर्दू के जो कवि थे उमर खयाम, उससे इन्होंने ली है। इसमें सोहराब एंड रुस्तम में ये बाप बेटे की कहानी होती है। सोहराब पिता होता है और रुस्तम इसका बेटा होता है, लेकिन इसे पता नहीं होता कि रुस्तम मेरा ही बेटा है। और वो अनजाने में एक युद्ध के दौरान अपने ही बेटे को मार देता है। जब मारता है तो उसके बाद में अपनी कोई अंगूठी पर या निशान को देखता है। उसके बाद में इसे पता लगता है कि मैंने आज युद्ध में अपने ही बेटे को मार दिया, क्योंकि ये शादी करके अपनी पत्नी को उसके मायके में छोड़ आता है, नहीं ला पाता क्योंकि उस समय समुद्र से यात्रा होती थी। इस तरह से कुछ कहानी है, स्टोरी है। यदि आपको इसकी सोहराब एंड रुस्तम की स्टोरी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इंडिविजुअल उसकी वीडियो बना दूँ सोहराब एंड रुस्तम की, जो मैथ्यू एर्नोल्ट की नरेटिव पोएम। फिर इनकी पोएम आती है अगली, स्टैंडर्ड फ्रॉम द ग्रांडे चार्टर यूज। ये मैथ्यू एर्नोल्ट की मेलैंकोलिक पोएम है। चार्टेड स्टैंडर्ड फ्रॉम द ग्रांडे मेलैंकोलिक पोएम है मैथ्यू एर्नोल्ट की। और ये लेकिन उन्होंने लिखी थी पोएट ने, ये जो पोएट ने ये पोएम लिखी थी ये हनीमून में रहते सेक्रेटरी यूज में वहां उन्होंने लिखी थी अपनी वाइफ को। पोएट जब इंतजार करता है, वेट करता है तो वहां पर उन्होंने ये मेमोरियल उसके याद में लिखी थी ग्रांडे चार्टर यूज। फिर उनकी पोएम आती है आइसोलेशन टू मार्गरेट। ये लव मैरिज पोएम है और ये इन्होंने 2 पार्ट में लिखी है। दूसरी पार्ट का नाम भी क्या है, टू मार्गरेट कंटिन्यूड। पहले है आइसोलेशन टू मार्गरेट और फिर दूसरी इन्होंने लिखी है टू मार्गरेट कंटिन्यूड। और ये लव मैरिज पोएम है मैथ्यू एर्नोल्ट की। इस पोएम में 7 स्टैंजा है। इसमें कितने स्टैंजा है, 7 स्टैंजा है इस पोएम में, जिसमें आइसोलेशन टू मार्गरेट में। और ये डिवोशन यानी विलाप, अपने विलाप के लिए, प्रेमिका के लिए त्याग के ऊपर उन्होंने ये पोएम लिखी है आइसोलेशन टू मार्गरेट। हमें जो विलियम मैथ्यू एर्नोल्ट के जितने भी वर्क हैं उनके नाम और उनके बारे में जो मैंने आपको समझाया ये याद रखेंगे तो हम एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं अपने राइटर आर्थर एर्नोल्ट टेनिसन के साथ, कुछ उनकी बायोग्राफी और वर्क के साथ। तब तक बने रहें चैनल पर।